जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले आपको NCERT का जो सार संग्रह है वो आपको कराया था। NCERT सार संग्रह की क्लासेस अभी भी चल रही हैं। NCERT सार संग्रह में मैंने आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दिया था। पॉलिटी कंप्लीट, थ्योरी वाइज पॉलिटी कंप्लीट हो गई थी। बहुत बच्चे कह रहे थे सर हमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो उसी को देखते हुए मैंने आप सभी के लिए NCERT फाउंडेशन टेस्ट सीरीज कोर्स लाया हूं, जिसमें मैं NCERT की पॉलिटी की क्लासेस आपको कराने वाला हूं। अब देखिए, NCERT क्लास 6 टू 12 हमने कर तो लिया था पूरा पॉलिटी का। अब क्लास 6 के सारे चैप्टर्स, 7 के सारे चैप्टर्स और 8 के सारे चैप्टर्स पॉलिटी के 80 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं प्रैक्टिस, और इसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी हो सकता है 20-20 क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन की क्लासेस होंगी, लेकिन क्लासेस डेली होंगी और आपको हर चीज़ पढ़ाया जाएगा और हर चीज़ कराया जाएगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। जैसे NCERT सार संग्रह की बुक मैंने कंप्लीट कराई है, वैसे ही ये भी आपका कंप्लीट होगा। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। दूसरा, यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। तो अगर हम भारत की विविधता के संदर्भ में देखें तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन भारतीय विविधता को सही रूप से इंगित करता है? तो कौन सा कथन बताइए सही है? तो अगर आप देखें तो इनमें से दोनों कथन सही है। क्यों? भारत विविधताओं का देश है और हम यहाँ पर अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। अगर टोटल लैंग्वेज की बात करें तो बताइए टोटल हमारे देश में कितने शेड्यूल लैंग्वेज हैं? और दूसरी, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार के त्यौहार बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के लोग भी रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। पहला कथन। दूसरा कथन, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। इन दोनों कथनों में बताइए कौन सा कथन सही है? और बता देना चाहता हूं, ये जो क्लास 6 है आपका पॉलिटी, वहां से ये क्वेश्चंस आपके हैं। तो देखिए, पहला कथन जो है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका, तो पहली बात नहीं है। कैसा इलाका है ये आपका रेगिस्तान है। कैसा है? रेगिस्तानी इलाका है। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, ये बात एकदम सही है, जिससे हम पश्मीना ऊन बनाते हैं, और ये ऊन बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? अरबी थे, यहूदी थे, कौन थे? तो केरल आने वाले सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, वह लगभग 2000 साल पहले आए थे। तो ये कौन हो जाएंगे? अरबी एवं यहूदी। ठीक है, अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले केरल आए थे। ठीक है, और ये कौन थे? ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत। ठीक है, इनका नाम क्या था? संत थॉमस थे। ये कब आए थे? 2000 साल पहले ही आए थे। क्लियर? आगे बात करते हैं। इप्टा, IPTA शब्द का पूर्ण विस्तार क्या है? तो IPTA, इप्टा, बताइए क्या है? तो ये एक प्रकार का भारतीय जन नाट्य संघ है। इप्टा
एक प्रकार का भारतीय जन नाट्य संघ है जो कुछ जंगल में पेड़ हैं, कुछ कब्र में खड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर बहाए के जान, दिन खूब हमारे। ये भारतीय जन नाट्य संघ का एक क्या है, इष्टा है। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय जन नाट्य संघ। तो इप्टा शब्द का पूर्ण विस्तार क्या है, तो ये भारतीय जन नाट्य संघ। क्लियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ओके। और दूसरा है, इनमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा, सत्य और असत्य का। बच्चे क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं अच्छा इसमें से सत्य कौन सा है, मार के चल देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो सबसे पहला अगर देखा जाए कि भारत की खोज, ये जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखी थी। ये लिखी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी और इसके अंदर विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसके अंदर विविधता का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा था कि अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है। तो ये तो सही है कथन, ये कथन गलत है। तो इसमें असत्य पूछा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसके हैं? तो ये कथन है आपके आर के लक्ष्मण जी के। ठीक है, आर के लक्ष्मण। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचक करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। आर के लक्ष्मण, एनसीईआरटी की पॉलिटी की जो बुक है उसमें साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें ये कथन लिखे हुए हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया था। उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो राज्य है, सबसे पहले ये वर्ष 2016 में नहीं, ये गलत है आपका। ये जो है ये कब बना था आपका? ये बना था 2 जून 2014 में। आंध्र प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन है वह 2 जून 2014 को तेलंगाना, हाँ मतलब पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आंध्र प्रदेश नहीं होगा। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और ये आपका 29वां राज्य था। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था इसको तेलंगाना। तेलंगाना आपका 29वां राज्य था। क्लियर। और तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। एक चीज़ और याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गए थे। एक है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। ठीक है, कब? 2019 31 अक्टूबर। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार वर्ष 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में, यहीं पे ये तो अमेरिका का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इंग्लैंड का भी दिया हुआ था। इंग्लैंड में औरतों का अधिकार कब मिला था? 1928 में। तो इंग्लैंड का याद रखिएगा 1928 और अमेरिका का वर्ष 1920। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफ्रेज आंदोलन का परिणाम था और इस आंदोलन के बाद 1945 में महिलाओं को इंग्लैंड में मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में औरतों को अधिकार वर्ष 1900 कब मिला था, 28 में, और यहाँ बोला है कि वर्ष 1945 ईस्वी में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो क्या ये सही होगा? ना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो मिल गया था 1928 में। हाँ, अब अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था वर्ष 1920 में और इंग्लैंड में औरतों का अधिकार कब मिला था, वर्ष 1928 में। लेकिन जो आंदोलन था वह कौन सा आंदोलन था? सफ्रेज आंदोलन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार देने के लिए सफ्रेज आंदोलन को चलाया गया था और ये वर्ष 1928 में इनको प्राप्त हुआ। वर्ष 1920 में यूएसए, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। ये कथन किसके हैं? बताइए, ये कथन किसके हैं? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी के। 1931 में, 1931 में यंग इंडिया 1931 यंग इंडिया पत्रिका में लिखे थे गांधी जी ने कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि आदमी जिसके पास संपत्ति हो वो वोट दे सकता है और वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। क्लियर? मतलब गांधी जी का ये मानना था कि गरीब आदमी ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा, जबकि वह ईमानदारी से पसीना बहाकर अपने कार्य को करता है लेकिन वह अपने नेता को चुन नहीं पाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आपका नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका कहा जाता है। क्लियर है? बाकी जैसे पुणे शहर हो गए, वो बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पे नगर प्रशासन अगर कोई चलाए तो उसे हम नगर निगम कहेंगे। ठीक है, इसका आंसर नगर पालिका है क्योंकि छोटे कस्बों की बात हो रही है। लेकिन अगर बड़े शहर हो गए जैसे पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे जो नगर प्रशासन को चलाता है उसे हम नगर निगम कहते हैं। बाकी छोटे कस्बों के लिए नगर पालिका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो सबसे पहला चीज़ तो अच्छा, कथन सही पूछा है। ये जो ओणम है ये आपका तमिलनाडु में तो नहीं मनाया जाता, ये आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में, केरला में मनाया जाता है ये त्यौहार ओणम। और इसमें एक टाइप का क्या है, ये नाव प्रतियोगिता होती है ना। आपने देखा होगा कि बहुत लोग एक ऐसे नाव पे बैठे रहते हैं और रेस लगाते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा होगा, शायद पेज नंबर मुझे उतना याद तो नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, ये है। इस त्यौहार को विशेष आकर्षक सांडोर नहीं, ये नाव प्रतियोगिता है। दोनों ऑप्शन इसके गलत हैं, इसके ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो बताइए भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ्रेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन
यूरोप और अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा। जो सफ़ेज मूवमेंट है ये कब तेज़ी से आपका मतलब यूरोप और अमेरिका में मतलब जोर पकड़ा, कब पकड़ा ये? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब पकड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। इस आंदोलन में महिलाओं को मताधिकार आंदोलन था और इसे अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। और इसी मूवमेंट के चलते यूएसए में 1920 और यूके इंग्लैंड में आपका 1928 में महिलाओं को मताधिकार का हक मिला। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध दें और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? महार समुदाय याद कीजिए, एक आपके एनसीईआरटी का जो क्लास 6 एनसीईआरटी है उसमें एक स्टोरी दी गई है। किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जहाँ पर एक स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है और उन्होंने एकदम से धक्का लगा दिया और वह भौचक्के हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि बी.आर. अम्बेडकर अच्छे सूट बूट पहनकर वहाँ पर स्टेशन पे खड़े थे। तो पूछा है किस समुदाय को अछूत कहा जाता है? ये महार। तो स्वतंत्र, अच्छा किस प्रांत में? अच्छा प्रांत पूछा है तो बम्बई। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदान सूची में हो, ये तो होना चाहिए। उसकी उम्र 18 वर्ष हो, ये भी होना चाहिए। पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए नहीं, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जो सभी वयस्क की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव हो। जैसे कई राज्य हैं, कई राज्य में हर गांव में ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो वह उसमें वोट देने का अधिकार प्राप्त करता है। उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो तो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वह पंचायत मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, ये सब ज़रूरी नहीं है। वह गाँव का निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। तो अपेक्षित नहीं है पूछा है तो ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। ओके। शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल होती है। इसमें सत्य कथन आपको बताना है कौन सा होगा। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल नहीं होता, उसमें सबसे पहले आपका क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। क्या होता है आपका? प्रश्न काल होता है, शून्यकाल नहीं होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल होती हैं। ठीक है, और इसके जरिए ही कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है और सवालों के माध्यम से जो सरकार की कमियां होती हैं उसको प्रति आगाह किया जाता है। क्लियर है? बाकी शून्यकाल के दौरान तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। पहले प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसको ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उसको राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, उसे मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ग्राम पंचायत सचिव केंद्र सरकार के तो अंडर आता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे नियुक्त है, यहाँ पे मनोनयन है, तो उसे नियुक्त किया जाता है।
उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है सचिव को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन का ही हम रखेंगे सेट आपका, कि ज़्यादा लंबा क्लासेस ना हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लासेस डेली चलेंगे, निश्चिंत रहिएगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस मैं ऐसे कंप्लीट कराते रहूँगा। जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास एनसीईआरटी सार संग्राम में कंप्लीट होगी, वैसे इकोनॉमिक्स की क्लास जैसे ही एनसीईआरटी सार संग्राम में कंप्लीट होगी वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक्स का चलने लगेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, 8 बजे आप कीजिए थ्योरी और उससे 1 घंटा पहले 7 बजे आप कीजिए क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, ये बात एकदम सही है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं, ये कथन भी सही है। और यहाँ पे 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ये कथन भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों कथन आपके सही हैं। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किया और बाकी ऐसे ही सारी क्लासेस में आपके 20-20 क्वेश्चंस होते रहेंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।